तो देखो हम लोगों ने मार्केट मैकेनिज्म समझा, मतलब प्राइस मैकेनिज्म समझा कि प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे एक मार्केट काम करती है। हम लोग सुनते हैं ना आज का रेट, आज का रेट, ठीक है, सोना महंगा हो रहा है, सोना सस्ता हो रहा है, आलू महंगा हो गया, आलू सस्ता हो गया। तो ये जो रेट बढ़ता और घटता रहता है, ये कैसे सब होता है? तो ये प्राइस मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। और प्राइस मैकेनिज्म क्या है? जहां पे डिमांड और सप्लाई मिलके प्राइस को डिटरमाइन कर रही हैं। अब ये मत कहना कि सर हम जब मार्केट में जाते हैं वहां तो प्राइस पहले से डिटरमाइन हो जाता है, तो हम भी तो बायर है, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म एक पूरे मार्केट पे एप्लीकेबल होती है। मंडी का एक रेट होता है, वो रेट अपना डिसाइड हो जा रहा है, ठीक है प्राइस मैकेनिज्म ही। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जब जा रहे हैं तो हमें ऑलरेडी एक प्राइस मिल जा रहा है, सेलर को प्राइस मिल जा रहा है, वो बेच रहा है, ठीक है। उसके पास मैसेज आ गया कि भैया आज का ये रेट है, अंडा के रेट बढ़ गए, ठीक है, चिकन का रेट बढ़ गया। अभी क्या हुआ, सावन खत्म हुआ, चिकन के रेट बढ़ गए, ठीक। क्यों बढ़ गए? क्योंकि जब सावन आया तो जितने भी भाई हिंदू हैं उन सब ने क्या किया, सबने नॉनवेज जो खाते थे उन्होंने खाना बंद कर दिया। एक महीना सावन फुल वेजिटेरियन वाला रहता है, डिमांड कम हो गई, प्राइसेस कम हो गए। जैसे एक महीना कंप्लीट हुआ, उन लोग ने वापस से खाना स्टार्ट किया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। तो ये मार्केट ऑपरेट कर रही है। तो जो बैठ के बेच रहा है दुकान पे, उसको रेट मैसेज आ गया कि भैया आज का ये रेट है। खरीदने जब आप जा रहे हो आपको रेट पता चल जा रहा है कि ये रेट है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे हो रहा है? ये मार्केट लेवल पे हो रहा है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अपने आसपास ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे एक महीने पहले प्राइस एक बाइक गिरा और कैसा एक महीने के बाद प्राइस एक बाइक बढ़ा। यहाँ पूरा रोल किसका हुआ? डिमांड का रोल हुआ, ठीक है। सारा रोल किसने प्ले किया? डिमांड ने रोल प्ले किया कि जब डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम हो गया, जब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस, तो अगर हमने डिमांड का एग्जांपल लिया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिमांड डिटरमाइन करता है, सप्लाई पे भी होता है। अगर आज के टाइम पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाए, तो सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम हो जाएगा। कि ये तो हम समझ गए कि कैसे डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। आज के टाइम पे हमें क्या समझना है कि इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। EQ लिखा है शॉर्ट में, कंफ्यूज मत हो जाना। EQ मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस और यहां पे EQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कि अगर शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। तो भाई हमने तुम लोग को लास्ट क्लास में बता दिया कि कैसे डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से प्राइस चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर आपको याद हो, हमने क्या बोला, अगर शॉर्टेज आया तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस राइज करेगा, ये हमने तुम लोग को पढ़ाया। अगर सरप्लस आया तो प्राइस फॉल करेगा, अगर सरप्लस आया तो प्राइस फॉल करेगा। अब ये शॉर्टेज और सरप्लस कैसे आता है? डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर डिमांड किसी वजह से बढ़ जाए या सप्लाई किसी वजह से कम हो जाए तो सिचुएशन कैसे आ जाएगी? डिमांड इज मोर देन सप्लाई और शॉर्टेज हो जाएगा। तो डिमांड बढ़ गई तो शॉर्टेज हो जाएगा, अगर सप्लाई कम हो जाए तो भी शॉर्टेज हो जाएगा और शॉर्टेज होने पे प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम में सरप्लस में प्राइस कम कैसे होता है? दोनों बराबर है, किसी वजह से डिमांड कम हो जाए या सप्लाई बढ़ जाए तो डिमांड के कम होने या सप्लाई के बढ़ने से सिचुएशन क्या आ जाएगी? QD इज लेस देन QS, सरप्लस। सरप्लस में प्राइस फॉल करेगा। ये चीज लास्ट क्लास में समझाया है कि शॉर्टेज में प्राइस बढ़ेगा, सरप्लस में प्राइस फॉल करेगा। तो डिमांड का बढ़ना शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है या सप्लाई का कम होना शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है। डिमांड का कम होना सरप्लस क्रिएट कर सकता है या सप्लाई का बढ़ना सरप्लस क्रिएट कर सकता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर डिमांड किसी रीजन से बढ़ जाए तो कैसे प्राइस बढ़ रहा है,
या सप्लाई किसी रीजन से कम हो जाए तो कैसे प्राइस बढ़ रहा है। तो वही चीज यहां पे दिया गया है, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्योंकि ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि भैया डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट होने के या इनके चेंज होने के दो रीजन होते हैं, और दो कह रहे हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओन प्राइस, एक होता है फैक्टर अदर देन प्राइस। जब ओन प्राइस की वजह से होता है तो मूवमेंट होता है और यहां पे लॉ लगता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। और जब अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से होता है तो शिफ्ट होता है। तो हमें यह समझना है कि शिफ्ट होने से डिमांड और सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है, ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर जो टॉपिक है उसकी समरी क्या है कि भाई देखो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, उसके बाद किसी भी फैक्टर के चेंज होने से, मे बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनपुट प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी भी फैक्टर के, ठीक है, चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से शिफ्ट आएगा। तो शिफ्ट में क्या होगा, डिमांड या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, या सप्लाई या तो बढ़ेगी या कम होगी। अब बात समझो, पहले दोनों बराबर हैं, शिफ्ट आने से डिमांड बढ़ गई तो ये सिचुएशन, या सप्लाई कम हो गई तो ये सिचुएशन, डिमांड कम हो गई या सप्लाई बढ़ गई तो ये सिचुएशन। यानी कि इनमें से कोई दो सिचुएशन आएगी। तो जब भी शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने की वजह से या तो सरप्लस होगा या तो शॉर्टेज होगा। सरप्लस की वजह से प्राइस फॉल करेगा और शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज करेगा। तो ये तो प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन ये कब तक राइज करता रहेगा या ये कब तक फॉल करता रहेगा, वो एक रुकना है ना, जहां पे रुकेगा वो नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। तो जब प्राइस फॉल करेगा तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड पे लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और जब क्वांटिटी सप्लाइड पे लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा तो वो कम होगा, और ये कम होते होते फाइनली फिर से बराबर आ ही जाएंगे। किस सिचुएशन पे आ गए थे ये इस सिचुएशन पे आ गए थे, और इस सिचुएशन से वापस इक्विलिब्रियम आ गया। तो देखो यहां से यहां तक का सफर, इसी प्रोसेस में आपका प्राइस एडजस्ट होके नया इक्विलिब्रियम प्राइस और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। सेम वे शॉर्टेज का क्या मतलब है, तो प्राइस राइज हुआ तो क्यूडी फॉल करेगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड, और क्यूएस राइज करेगा एज पर लॉ ऑफ सप्लाई, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। जहां पे दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे वहां पे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मिल जाएगा। तो इक्वल से अनइक्वल और अनइक्वल से फिर इक्वल, इस पूरे प्रोसेस में मतलब डिमांड और सप्लाई तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक वो इक्वल ना हो जाए, और जहां वो इक्वल हो जाएंगे वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। तो अब ये जो शिफ्ट वाला हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो इसको तो कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, शिफ्ट इन डिमांड, कि डिमांड शिफ्ट हो रही है। दूसरा, शिफ्ट इन सप्लाई, कि सप्लाई शिफ्ट हो रही है। तीसरा, शिफ्ट इन बोथ, कि दोनों एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पे सिर्फ डिमांड शिफ्ट हो रही है, यहां पे सिर्फ सप्लाई शिफ्ट हो रही है, यहां पे दोनों एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर दो ग्राफ हो जाएंगे, एक डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक डिमांड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि शिफ्ट दो तरीके का होता है ना। इसके अंदर भी दो ग्राफ हो जाएंगे, एक सप्लाई इंक्रीज हो रही है, एक सप्लाई डिक्रीज हो रही है। इसके अंदर तीन ग्राफ हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर कायदे से 6 आने चाहिए, बट 3 ही रहेंगे, क्योंकि जब आप किसी एक को ले रहे हो तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पे फोकस करोगे। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या है कि अगर दोनों एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं तो सिर्फ इंक्रीज होंगे। अब इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज में कैसे होंगे कि चेंज इन क्यूडी, change in demand is equal to change in supply, change in demand is more than change in supply,
और चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 4 3 7 7 ग्राफ ये मिल गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई इंक्रीजेस और सप्लाई डिक्रीजेस। मतलब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक और सप्लाई इंक्रीजेस और सप्लाई डिक्रीजेस। ये हो गया। हाँ। और फिर सप्लाई के साथ एक चीज आ जाएगी, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक और डिमांड इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक और डिमांड इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। तो टोटल अगर आप देखो यहां तक 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15। आप इस तरीके से देखो तो कितना ग्राफ है इसमें, बट बहुत बेसिक है। आपको हम पहला ग्राफ बना के दिखा रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड में कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई सेम है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। एक ग्राफ को देखो, एक ग्राफ को समझो, उसका एक्सप्लेनेशन समझो, आपको ये चारों के चारों आराम से बना लोगे। उसी तरह इसमें एक बता देंगे, आप बाकी दोनों बना लोगे। इसमें एक बता देंगे, आप बाकी सारे बना सकते हो। हम बना के दिखाएंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कितना इजी है, दिखने को इतना कुछ है। चलो, तो अब पहले हम लोग देखते हैं डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई सेम है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा और डिमांड इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है भाई, इसको देखो ग्राफ के थ्रू। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी। यहां पे सिर्फ क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, क्वांटिटी। ठीक है, ये क्योंकि यहां डिमांड और सप्लाई दोनों दिखा रहे हो। तो हमेशा शुरुआत आप करोगे हैप्पी फैमिली से, क्योंकि हमने जो तुम्हें बताया कि स्टार्ट कहां से होगा कि डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो आप डिमांड और सप्लाई पहले बनाओगे कि भैया हैप्पी फैमिली देखो कैसी दिखती है। तो दूसरा कलर ले लें। ये आपका डीडी हो गया, डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये आपका हो गया एसएस, सप्लाई कर्व। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहां से अगर आप देखो तो आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया ये, और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया ये। ठीक है, ये आपने P लिख दिया, ये आपने Q लिख दिया। तो अब आप ये ग्राफ बना के एक बेसिक एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ऑन OX एक्सिस वी शो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ऑन OY एक्सिस वी शो प्राइस। तो बेसिकली यहां क्वांटिटी, यहां पे प्राइस। ठीक है, DD इज अ डिमांड कर्व, DD is a downward sloping demand curve representing inverse relation between price and demand. SS is upward sloping supply curve representing a direct relation between price and demand. E is point of equilibrium where QD is equal to QS. OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. कोई भी ग्राफ बनाने के बाद इतना एक्सप्लेनेशन आपको लिखना। अगर आपने इतना एक्सप्लेनेशन लिख दिया तो भैया एकदम सही जा रहे हो। मैम भी खुश कि वाह बेटा आपने इतना बढ़िया लिखा है। समझे क्या क्या लिखना है? अब आप क्या कह रहे हो कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता है अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। डिमांड इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन बड़ा इनडायरेक्ट वे में आ जाए, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, और उसमें पहला लिखा हो इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। तो हमें पता है इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीज हो जाएगा।
तो डिमांड इंक्रीज होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपको डायग्राम में वही राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है कि डिमांड इंक्रीज होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट वे भी ये चीज पूछी जा सकती है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। तो आपको पता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कॉजेज हम लोग ने पढ़े हैं, जो शिफ्ट और मूवमेंट जब पढ़ा है कायदे से। तो डिमांड हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट पे आप क्या करोगे, ये डिमांड है, राइट साइड पे एक डिमांड कर्व बना दोगे ऐसे, इसको ले लोगे D1 D1। तो देखो अभी तक क्या चल रहा था, E आपका इक्विलिब्रियम था, OP आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था, OQ आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था, और हमारा QD/QS सेम था। अभी क्या हुआ, डिमांड इंक्रीजेस एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड टू DD1, जो कि आप यहां एरो बना के ऐसे दिखाओगे भी। तो ये आपने एरो से दिखा दिया। अब देखो होगा क्या कि अभी तक आपका QD और QS बराबर था, लेकिन डिमांड इंक्रीज होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, मतलब एट एग्जिस्टिंग प्राइस, एट OP जो एग्जिस्टिंग प्राइस है। अब आप इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे ध्यान दो कि आपका सप्लाई तो यही है, लेकिन डिमांड अब ये वाला हो गया है, ये वाला डिमांड आपका गायब हो गया है। समझो, आप इसको रब नहीं करोगे, ठीक है, आप इसको रब नहीं करोगे। अब क्या हुआ है, अब सप्लाई तो वही है, डिमांड इधर पहुंच गया है। तो आप देखो कि आपका P पे सप्लाई यही है, डिमांड इधर पहुंच गया है। तो वो जो ग्राफ हमने गायब किया उसको वापस ले आते हो, गायब नहीं करोगे, बट आप ऐसे देखोगे पुराना सप्लाई और नया डिमांड कर्व, पुराना सप्लाई और नया डिमांड कर्व, और एक्सप्लेनेशन में ये चीज लिखोगे कि एट OP QD इज मोर देन QS। क्योंकि देखो QS तो वही है, Q सप्लाई तो वहीं पे है, लेकिन क्वांटिटी किधर हो गई है, क्वांटिटी इधर आ गई है। एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो ना कैसे लिखना है। तो एट OP QD इज मोर देन QS, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज कॉजेज राइज इन प्राइस, तो आपका प्राइस राइज होगा। अब क्योंकि प्राइस राइज हुआ है तो डिमांड और सप्लाई लगेगा, तो देखो प्राइस राइज हो गया ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और डिमांड पे क्या लिखेगा, QD, क्योंकि प्राइस राइज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। तो सिर्फ फॉल पे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, और प्राइस की वजह से डिमांड जब फॉल करता है तो वो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डिमांड विल फॉल या फिर कॉन्ट्रैक्ट। और जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपवर्ड जाता है, एंड डिमांड कर्व मूव अपवर्ड। मतलब इस पॉइंट से आप समझो, आपका अभी नया डिमांड यहां पे है ना, तो इस पॉइंट से वो अपवर्ड जाएगा। आ रही बात समझ में। QS पे क्या लगेगा, QS पे अगर आप देखो तो QS विल राइज, यानी कि एक्सपैंड, और क्वांटिटी सप्लाइड अगर एक्सपैंड कर रहा है तो वो भी अपवर्ड जाएगा। तो सप्लाई कर्व मूव अपवर्ड। तो QS यहां से अपवर्ड जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों मिल ना जाए। तो दोनों देखो यहां पे आके मिलेंगे इवन पे, और यहां से अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस को अगर यहां से देखो तो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर की तरफ चला गया P1, तो OP1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपका बढ़ गया,
और बढ़ के आ गया Q1। तो ये ग्राफ आपने बनाया और ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन था। ये बताओ ग्राफ बना के एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया? एक बार देखो पूरा एक्सप्लेनेशन। तो एंड में कंक्लूड कैसे करोगे? एंड में इसको कंक्लूड करोगे कि दिस कंटिन्यूज टिल QD इज इक्वल टू QS, ऐसे दिस कंटिन्यूज टिल QD इज इक्वल टू QS। तो E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, equilibrium price rises to OP1, equilibrium quantity rises या increases to OQ1। तो हमें अल्टीमेट इफेक्ट क्या दिखा कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस राइज कर गया। तो अब ये चीजों को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि भैया डिमांड इंक्रीज हो रहा मतलब शॉर्टेज है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शॉर्टेज है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा। क्वांटिटी का क्या है कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो भी क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो भी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो एक तो डिमांड इंक्रीज का हो गया। अब एक काम करते हैं, डिमांड डिक्रीज पे भी कर लेते हैं। डिमांड डिक्रीजेस, हमेशा स्टार्ट कैसे करोगे? हमेशा हैप्पी बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे, मतलब कि डिमांड और सप्लाई बराबर से। पैटर्न वही फॉलो करना, कभी ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। और ज्यादा अगर होशियार बनने की कोशिश करोगे, यकीन मानो ग्राफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन हो ही जाएगा। ये आपका ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है जो कि क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका प्राइस है, ये हो गया आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और ये हो गया आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। तो जहां पे दोनों मीट कर गया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो वहां से आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों मिल गई। ठीक है, तो ये आपका P इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, Q इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। हमेशा ऐसे ही ग्राफ बनाओगे, यकीन मानो बहुत इजीली ग्राफ बन जाएगा। अगर तुमने सोचा पहले हम जो है एक साथ डिमांड में इंक्रीज और नॉर्मल वाला और डिक्रीज दोनों दिखा दे, भाई पक्का कंफ्यूजन हो जाता है। इतना बना लिया, एक्सप्लेनेशन में क्या लिख लिया? ऑन एक्स एक्सिस वी शो क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस वी शो प्राइस, डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व representing the inverse relation between price and demand, and SS is the upward sloping supply curve showing the direct relation between price and supply. E is the point of equilibrium, OP is equilibrium price where QD is equal to QS and OQ is equilibrium quantity. ठीक है, and now due to decrease in demand, ठीक है, डिमांड डिक्रीज हुआ है ना, ड्यू टू decrease in demand, demand curve shift leftward। तो अब आप एक नया डिमांड कर्व बनाइए जिसको लेफ्ट साइड पे रखिए। लेफ्ट साइड मतलब इधर। तो आपने ये बनाया और इसको दे दिया नाम DD1 और ऐसे एरो दिखा दिया। भाई एरो हर हाल में दिखा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड टू DD1। अब देखो जब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो अब आपका सप्लाई तो वही पुराना वाला रहेगा, डिमांड आप नया वाला ले लोगे। तो इस नए वाले डिमांड को जब आप कंसिडर करोगे तो क्या हुआ है, एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई तो वही है लेकिन डिमांड कम हो गई। यही तो है ना, डिमांड डिक्रीज हो गई। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई सेम है, डिमांड डिक्रीज हो गई। तो हम लिख सकते हैं एट OP QD इज लेस देन QS। में डिमांड फॉल कर गई ना। पहले मान लो दोनों 100 थे, ये क्वांटिटी 100 थी, अभी डिमांड कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वांटिटी 100 थी तो सप्लाई तो अभी वही है,
लेकिन डिमांड अगर आप देखो तो यहां से ऐसे आ गया, मान लो 80 हो गया, तो डिमांड कम हो गया, तो क्यूडी इज लेस देन क्यूएस हो गया है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? ये सिचुएशन ऑफ सरप्लस हो गई, और सरप्लस में क्या होगा? प्राइस फॉल करेगा, तो हमारा प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आएगा। अब जब प्राइस फॉल करेगा तो हमारा क्यूडी पे क्या असर पड़ेगा? अब जब प्राइस फॉल करेगा तो हमारे क्यूडी पे क्या असर पड़ेगा? क्यूडी हमारा राइज करेगा। राइज करने का मतलब है एक्सपैंड करेगा, और अगर क्यूडी एक्सपैंड कर रहा है तो हमारा जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व क्या होगा? मूव डाउनवर्ड। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। दिस इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ऐसे लिखोगे, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखने के चक्कर में लिख देना कि डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड। आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? ड्यू टू फॉल इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज और एक्सपैंड, एज अ रिजल्ट देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और क्यूएस पे क्या हो जाएगा? क्यूएस विल फॉल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व। ठीक है, मतलब कि ये आपका जो है पॉइंट है, नए वाले डिमांड में ये डाउनवर्ड जा रहा है, सप्लाई वाला यही पॉइंट है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, दोनों फिर से यहां मीट कर जाएंगे इवन पे। तो यहां से आपको ये इक्विलिब्रियम प्राइस नया वाला मिल गया, और इवन को अगर हम यहां से हटा के थोड़ा सा इधर लिख दें तो ये आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? E1, नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया? OP1, और नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया? Q1, जो कि हम देख सकते हैं यहां पे क्वांटिटी भी कम हो रहा है और प्राइस भी कम हो रहा है। तो अब देखो जरा, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, जो दो ग्राफ बनाया है, तो हमने क्या देखा? लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने जो पढ़ा है वो क्या है? वो प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे। तो इन 15 ग्राफ में अगर डायरेक्ट इफेक्ट अगर कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखना, क्यूडी अगर बढ़ रहा है तो वो शॉर्टेज क्रिएट करेगा, मतलब प्राइस हमारा राइज ही करेगा। क्यूडी अगर फॉल कर रहा है तो सरप्लस क्रिएट करेगा, प्राइस हमारा फॉल करेगा। क्योंकि सिचुएशन हमेशा शुरू होती क्यूडी इज इक्वल टू क्यूएस, मान लो ये दोनों 100 है। अब यहां पे किसी रीजन से अगर क्यूडी फॉल करके 80 हो गया तो क्यूडी 80 हो गया, लेकिन क्यूएस वहीं 100 पे है, तो सिचुएशन क्या आ गई? क्योंकि क्यूडी फॉल कर गया ना, तो सिचुएशन सरप्लस की हो गई, तो सरप्लस में प्राइस फॉल ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यही चीज हमने यहां पे देखा भी। इसमें डिमांड डिक्रीज हुआ तो प्राइस फॉल कर गया, इसमें डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस राइज कर गया। क्वांटिटी के साथ क्या है? क्वांटिटी के साथ सिंपल सा है, चाहे सप्लाई बढ़े चाहे डिमांड बढ़े, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, प्राइस को ऐसे यहां लिख देते हैं, प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस के साथ तो यही हुआ कि शॉर्टेज में प्राइस बढ़ गया और सरप्लस में प्राइस कम हो गया, लेकिन क्वांटिटी क्या है? डिमांड के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ रही है, डिमांड के कम होने से क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक। अब इसी चीज को अगर हम सप्लाई पे अप्लाई कर दें कि सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ने से सरप्लस होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। लेकिन क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और अगर सप्लाई कम हो गई तो शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज होने से प्राइस राइज होता है, और क्योंकि सप्लाई कम हो रही तो क्वांटिटी तो कम ही होना है। तो क्वांटिटी में कुछ नहीं है, क्वांटिटी एकदम सीधा है, चाहे डिमांड बढ़ाओ चाहे सप्लाई बढ़ो। डिमांड बढ़ रहा दो क्वांटिटी बढ़ रहा, सप्लाई बढ़ रहा दो क्वांटिटी बढ़ रहा। डिमांड कम हो रहा तो क्वांटिटी कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा तो क्वांटिटी कम हो रहा है। भाई क्वांटिटी तो वही है ना, जो कम होगा तो कम हो जाएगी। लेकिन प्राइस पे अगर आप ध्यान दो तो प्राइस में लॉ ऑफ डिमांड का ये ऑपोजिट चल रहा है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से मत चलना, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और यहां पे तो ये किसका इफेक्ट है? ये है इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड, कि प्राइस से कम होने से डिमांड बढ़ता है। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी कर दें, क्यूडी और प्राइस,
तो डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड के कम होने से प्राइस कम हो रहा है। ये है आपका इफेक्ट ऑफ डिमांड, मतलब चेंज इन डिमांड। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। डिफरेंस समझो जरा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो हमने इसलिए बोला भी था, लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ते हो तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, ऐसे लिखते हो, क्योंकि उल्टा सिचुएशन वैसी नहीं होती है। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड, जो कि आप देख रहे हो अलग है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, जो कि अलग है। प्राइस के साथ डिमांड जब चेंज होती है तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन डिमांड की वजह से जब प्राइस में फर्क आता है तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर याद करो, हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि जब सावन स्टार्ट हुआ, सावन के स्टार्ट होने से क्या हुआ कि जितने भी भाई हिंदू लोग जो नॉनवेज खाते थे उन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया। तो एक अच्छी पॉपुलेशन है जिसने खाना बंद कर दिया, मतलब डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने से चिकन का प्राइस या नॉनवेज के प्राइसेस कम हो गए। तो अभी सावन खत्म हुआ तो उन्होंने वापस से नॉनवेज खाना स्टार्ट किया, डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस अब देखो मार्केट में फिर से बढ़ गए। तो वो एक एग्जांपल है इसका कि कैसे देखो ये चीज एक्चुअल में हो रही है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना आप, ये चीज लॉ ऑफ डिमांड है और ये चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कभी भी प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। अगर प्राइस का इफेक्ट देख रहे हो तो अलग है, और डिमांड का इफेक्ट प्राइस पर देख रहे हो तो अलग है ये चीज। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज समझो जरा, ये चीज हम लोग डायरेक्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने दो ग्राफ तुम लोग को बना के दिखा दिए हैं। ये दो ग्राफ ये तुम लोग बना के रखोगे, नेक्स्ट क्लास में हम जब बताएंगे तो तुम लोग क्रॉस चेक करोगे कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए या सप्लाई डिक्रीज हो जाए। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बोल रहे हैं, बट इंक्रीज और डिक्रीज जब बोलते तो क्वांटिटी सप्लाइड नहीं, सिर्फ सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये चीज याद रखना, प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे होता है, और यहां हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड सेम चीज नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक होता है और ये है डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड का इफेक्ट देखते थे, और ये जो इफेक्ट हो रहा है ये डिमांड, क्योंकि शिफ्ट की वजह से डिमांड चेंज होती है। तो सिचुएशन कैसी चल रही है, शिफ्ट की वजह से डिमांड चेंज हो रही, डिमांड चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज हो रहा, और प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहा है। सेम वे शिफ्ट की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा, सप्लाई चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज हो रहा, और प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये जो होता है वो डिमांड का, क्वांटिटी डिमांडेड का, प्राइस का जो इफेक्ट होता है क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड पे होता है। और यहां पे हमने भले ही क्वांटिटी लिख दिया है, बट ये याद रखिए क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ डिमांड है। तो यहां पे भी हमने जहां जहां क्वांटिटी लिखा है ये चीज याद रखना, ये सिर्फ डिमांड है। ठीक है, तो शिफ्ट की वजह से डिमांड चेंज होती है, और डिमांड की वजह से प्राइस चेंज होता है, और प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड होती है। क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड एक स्पेसिफिक डिमांड या सप्लाई होती है प्राइस पे, और जब आप डिमांड या सप्लाई बोलते हो तो ये डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट डिमांड होती है उसको, या डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई कर रही है उसको रिप्रेजेंट करती है।